वैसा ये सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से, जहां हम बात करते हैं कुछ रोशनियों की, जहां हम बात करते हैं कुछ उम्मीदों की, और जहां हम बात करते हैं आने वाले दिनों की, अपनी नई नस्ल के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होते हैं कुछ माहिरीन जो अपने तजुर्बे की रोशनी में हमारी नई नस्ल के लिए कुछ बातें हमसे शेयर करते हैं, और बातें वो होती हैं जो उनकी तरक्की और उनके आगे बढ़ने के रास्ते में माऊन साबित होती हैं। तो आज भी ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके तजुर्बे से कुछ सीखें, मैं कुछ सीखूं, आप कुछ सीखें। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, जो लोग हमारे साथ रेडियो सेट्स पर मौजूद हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो यूथ है, उनके लिए कुछ अच्छी बातें हों, उनके आगे बढ़ने के कुछ मराहिल आसान हो, और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है। तो जुड़िए हमारे साथ इस सफ़र में, जिसका नाम है नेविगेटिंग टुमारो, सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से। चलते हैं, जल्दी से मैं आपका तारुफ करा दूं सिद्रा से। सिद्रा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे अभी पता लगा थोड़ी देर पहले कि रेडियो से और माइक से और लोगों से इनका ताल्लुक बहुत पुराना है, और काफ़ी अरसे से प्रोग्राम भी करती रही। पब्लिक स्पीकिंग से बहुत पुराना ताल्लुक़ था, यूथ की डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। तो इनको बुलाने से पहले मैं बड़ा पुरजोश था, और अब मुझे ज़रा सा मोहतात होना पड़ेगा बात करने के हवाले से। अच्छा, थैंक यू। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सिद्रा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन संडे। बहुत विंडी और चिल संडे है, और उम्मीद करता हूँ कि मौसम जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है रहमत का बाइस बने, और कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि हमें ऐसे मौसम कम देखने को मिलते हैं। तो इसको एंजॉय करें, इसको अपने लिए अच्छा बनाएं, मज़े मज़े के खाने पकाएं और खाएं, और लोगों में आसानियां बांटें। चलिए सिद्धा, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। यूथ के लिए हमारा शो होता है, और जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन भी हुई थी कि हमारा ख़ास जो टारगेट होते हैं वो जेन ज़ी, और जो यूथ अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए दस्तक दे रही है कॉर्पोरेट पर, और आप जैसे लोगों दे चुकी है। और तो क्या आप जो लर्निंग ट्रेंड्स हैं, अब कुछ हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन हो गई, कुछ हमारी डिसीजन मेकिंग हो गई, इमोशनल के हिसाब से हम लोग बहुत बातें करते हैं। आपको क्या लगता है जब आपका इंटरेक्शन होता है यूथ के साथ, तो किन चीज़ों की आपको कमी नज़र आती है यूथ में, स्किल के हवाले से और एटीट्यूड के हवाले से? बहुत ही दुखती रग पे आपने हाथ रखा है क्योंकि हम जो है जिस तरह से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट जनरेशन होती हैं, जनरेशन X, Y हमने देखी, हमने मिलेनियल्स देखे, और अब हम जो है जनरेशन Z देख रहे हैं। बच्चे अच्छे हैं, फॉर्चुनेटली जो है ये वो जो है जनरेशन है जो मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन है सो फार। आज तक तारीख में इतने पढ़े लिखे लोग कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं बने जितने क्वालिफाइड, एजुकेशनली क्वालिफाइड लोग जो है कॉर्पोरेट का हिस्सा बन रहे हैं। हाउएवर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एटीट्यूड, अडेप्टेबिलिटी, वर्क एथिक्स। कि एजुकेशन तो लाए बट लाइफ स्किल और सॉफ्ट स्किल कहीं एकेडमिया ने साथ नहीं रखा, या कहें कि तरबियत का पार्ट नहीं रहे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं बड़ी इस बात के ऊपर फोर्स करती हूँ, स्ट्रेस देती हूँ कि हम जिस जनरेशन में पले या हमसे पहले, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की पैदावार है। हमारे घर में बताने वाले बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, उनसे बड़े भी थे, और हमारे अंदर एहतराम का रवैया, सुलझाव, सब्र थी चीज़ों में। आजकल शायद न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एक बहुत बड़ी वजह है अदम बर्दाश्त की, चीज़ों को समझने की, और कम्युनिकेशन स्किल्स की। कंप्यूटर हमें भी मिला, मैं मवाजना नहीं कर रही, मैं सिर्फ चैलेंजेस बता रही हूँ कि हमें जब वर्क प्लेस पर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को हायर करते हैं तो हमारे पास क्या दिक्कत होती है जो हमें पेश होती है। अब मोबाइल कंप्यूटर से वाबस्तगी इतनी हो गई कि कम्युनिकेशन स्किल्स रह गए। अब कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल दो तरफा होती है। मैंने जो कहा आपने भी वही समझा। Exactly. अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि कहते कुछ हैं, कहा कुछ था, वो समझा कुछ, मुझे कुछ और कहना था। तो उसके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें फिर इमोशंस आ गए, और फिर हमारा तो वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो गया, हमें तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया, हमें तो बहुत समझ नहीं आया, एनवायरनमेंट ऐसा है, फेस मास्किंग हुई और तरह तरह के अलकाबात
सुनने को मिल जाते हैं। तो उसकी बहुत 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 बड़ी वजह, और मैं नहीं कह रही, ब्रिटिश काउंसिल की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उनकी पब्लिश रिपोर्ट है, यूनिसेफ की पब्लिश रिपोर्ट है, जिसके अंदर वो बाकायदा चैलेंजेस के ऊपर रिसर्च बेस्ड चैलेंजेस उन्होंने शेयर किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पहला जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, जो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया। डिग्री बहुत अच्छी होती है, फैंसी जगहों से होती है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, मतलब इंटेलिजेंस तो है, बट इंटेलिजेंस को ट्रांसलेट करना वर्क प्लेस पर एक अलग आर्ट है। ओवरडू करना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, आपको चॉकलेट केक पसंद हो फॉर एग्जांपल, और मुझे न्यूयॉर्क चीज़ केक पसंद हो, लेकिन जब मुझे तोहफा मिलेगा तो वो चॉकलेट केक होगा तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो न्यूयॉर्क चीज़ केक पसंद है। इसी तरीके से बॉस की कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना, कि एक फ्रेमवर्क होगा या एक तरीक़ेकार होगा, उस मॉडल के अंदर आप चीज़ें करेंगे। जिद्दत से इनकार नहीं है, लेकिन वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इसकी समझ एम्प्लॉय को होनी चाहिए। इसकी समझ आपको आपका लाइन मैनेजर देता है, इसकी समझ आपको आपका इदारा देता है, इसकी समझ आपको आपका एक्सपीरियंस देता है। तो जब बॉस सिखाने पढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डिग्री में उनसे ज़्यादा फैंसी ना हो, शायद अंग्रेज़ी में हम उनसे ज़्यादा फैंसी ना हो, लेकिन जो ज़माने की गर्द है और जो ज़माने की ऊंच नीच है, वो तो हमने शायद वक्त और हालात में ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, उम्र के तजुर्बात में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, चेहरों के और पर्सनालिटीज़ के हिसाब से भी हमने एक्सपीरियंस किया है। तो जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं होती, बाकी सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, कि हम ज़रा सा अगर फीडबैक दे दें कि जी ऐसे ऐसे रखा है, इसको ऐसे रख लें, तो वो कहते हैं कि तो हमारी क्रिएटिविटी किल हो रही है। तो वो चैलेंज। फिर इमोशनल रेगुलेशन का होना, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, हम करा करा के थक जाते हैं ट्रेनिंग्स, फिर हम या तो रुखसत ले लेते हैं या हम रुखसत दे देते हैं। तो ये जो 3 चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, तो वो हालांकि एजुकेशन में डिग्री में अच्छा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हायरिंग से पहले, क्योंकि फैंसी बातें करते हैं, वो कमिटमेंट शो करते हैं, डिसिप्लिन, टाइम एंड मोशन स्टडी में वर्क का कुछ एक हिसाब किताब हुआ होता है कि 8 घंटे में ये वर्किंग होगी जी, 2 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएंगे टास्क। उन टाइमलाइंस और डेडलाइंस का मीट होने का ताल्लुक आपके डिसिप्लिन से है। अगर 5 तारीख को बॉस ने काम मांगा है, तो वो 5 तारीख को पहला ड्राफ्ट नहीं देना है, 5 तारीख को फाइनल प्रोडक्ट देनी है। अब उससे 4 दिन पहले तो आप देंगे ड्राफ्ट, फिर वो आपको फीडबैक देगा, फिर आप उसको करेक्ट करके देंगे, तो दूसरा दिन तो 2 दिन लग जाएंगे। फिर आपको वो फीडबैक देगा, फिर आप चेंजेस करेंगे, फिर आपको फीडबैक मिलेगा, फिर चेंजेस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी। और ऐसे हम अज्यूम कर लें कि जो है बस पहली दफ़ा में जो हमने काम किया है वो बेस्ट है, क्योंकि FIPs नहीं हुए उस तरीके से, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स उस तरीके से नहीं रहे। या फॉर एग्जांपल, तो जब मैं आपको इल्म है जैसे कि मैं एकेडमिया के अंदर भी एडवाइजरी बोर्ड्स पर हूँ और हम मेंटोरिंग सेशंस कराते हैं, इवन फैकल्टी की ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अब मैं वो यूथ से, अब उनके जो टीचर्स के साथ या फैकल्टी के साथ जो हम ट्रेनिंग करते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि जब हम एकेडमिया का करिकुलम डिज़ाइन करते हैं ना, तो इन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना है, हमें प्रेजेंटेशंस को भी एड ऑन रखना है और इस क्लास पार्टिसिपेशंस को इनकरेज करना है। आप फैसिलिटेशन मोड थोड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले ज़माने में हम क्लासरूम लर्निंग में इंस्ट्रक्टर लेड मॉडल यूज़ करते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत जगहों पर अब ये नज़र नहीं आ रहा कि बच्चों की डेवलपमेंट उस तरीके से हो पा रही है। क्योंकि इस वक्त में मैंने बड़ी अच्छी बात अपने बचपन में सीखी थी, और मेरे वालिद हमेशा इस बात पर मुझे इसरार करते थे कि बेटा किसी को समझाना ना कोशिश करो, ना समझाओ, क्योंकि जब तक तुम उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं दोगी ना, वो तुमसे खाइफ हो जाएगा या तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। कि अगर आग में हाथ जल रहा है ना, तुम उसे बताओ कि वो दुश्मन हो जाएगा, आग में हाथ जलने दो। अब हम चूँकि हमेशा से डेवलपमेंट सेक्टर से रहे, हम हमेशा से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री से रहे, हम हमेशा से इसी शोबे का पार्ट रहे कि इम्प्रूविंग लाइफ हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो हम कोशिश करते हैं सिखा दें अगले को, वो हार्ड पाथ यूज़ ना करना पड़े, हार्डवेयर इस्तेमाल ना करना पड़े जो हमने सीखा। अब आसानियों के चक्कर में हम इस तरीके से चैलेंजेस फेस करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एकेडमिया के साथ एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर करिकुलम डिस्कशंस में ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे स्टूडेंट डेवलपमेंट वहीं पर हो जाए। माशाल्लाह बहुत से इदारे हैं, जो है आपको भी पता है, पाकिस्तान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स चला रहे हैं। मैं उनका भी
पार्ट रही हूँ, तो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा इनरोल करके भेजती हैं, जो प्रोग्राम है इसका PhD वालों का, उसके अंदर बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है, पूरे बैजेस आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर उनको मुख्तलिफ फैकल्टी, मुख्तलिफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का क्यों जाना ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि हमने जो है ना इस साइड से एक्सपीरियंस हार्डवे किया हुआ है। जैसे आपको भी पता है, कुछ अर्सा पहले एक खबर भी रन कर रही थी कि एक बहुत ही मशहूर कंपनी का बहुत ही मशहूर कंसल्टेंट CEO की पोजीशन पे लगा, बट ही कुडंट सर्वाइव क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था। वो मशहूर दुनिया का कंसल्टेंट था, बट ही कुडंट एबल टू डू द जस्टिस विद द पोजीशन। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ आप पहले लोगों को एज अ कंसल्टेंट अपने सिस्टम में ऐड करते हैं, और फिर जब आप उनको ऑनबोर्ड कर रहे हो तो किसी परमानेंट रोल पे और कोई लीडरशिप रोल पे ख़ास तौर पे आपके सामने बहुत बड़े बड़े फेलियर आ रहे होते हैं। तो बट हैविंग सेड दैट, अभी जो आपने बात की एजुकेशनल बोर्ड की और यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएशंस की, तो आपको नहीं लगता कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप जो हमारा एकेडमी है और जो हमारा कॉर्पोरेट है, इसके दरमियान कोई ब्रिज हो नहीं पा रहा। जो प्रोडक्ट एकेडमिया दे रहा है सही कह रहे हैं, कॉर्पोरेट को, वो प्रोडक्ट आगे जाके उस हिसाब से फिट नहीं हो रही। मायूस कुन है, लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं कि अगर हमें कोई गैप नज़र आ गया, ये भी तो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ पहला कदम है। तो इसीलिए हम एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट बन रहे हैं, इसीलिए हम एकेडमिया के साथ ये कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, इसीलिए हम फैकल्टीज़ को ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए हम करिकुलम को रिवाइज कर रहे हैं। मतलब करिकुलम रिवीजन में भी अगर कॉर्पोरेट का आप सोचें इनपुट आ रहा है तो एकेडमिया भी रियलाइज़ कर रहा है, इसीलिए हम मिल के इस गैप को एड्रेस कर रहे हैं। हम इस तरह के सेमिनार्स होल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पहले से बता रहे हैं कि जी ये जो है ना प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी। हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह, बट सॉफ्ट स्किल्स की आपको पता है कि रिक्वायरमेंट अपनी जगह है। तो उस तरह के आप सेशंस करवाएं, कहीं हम फैकल्टी के साथ भी कर रहे हैं, कहीं हम स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में उनको वो हमारे पास आते हैं इंडस्ट्री में, हम उनको किसी टॉपिक के ऊपर गाइड करते हैं, उनकी हमसे मुलाकात होती है, हम उन्हें अपना बिजनेस दिखाते हैं, हम उन्हें अपने बिजनेस का तरीका बताते हैं। तो ये भी तो एक लर्निंग का तरीका है कि हमारे रख रखाव से, हमारे बात के अंदाज से, हमारी पोजिशनिंग से, हमारी आर्टिकुलेशन से चीज़ों को समझते हैं। और उसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं, जैसे गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं, हम एकेडमिया और इनकरेज कर रहा है कि फैकल्टीज़ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको गेस्ट स्पीकर सेशंस के तौर पे बुलाए। उसके अलावा आपको पता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जब आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स के साथ लाइन अप करते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहलाते हैं, तो उससे भी बच्चों के अंदर लर्निंग होती है, माहौल पता चलता है उन्हें, मतलब इंडस्ट्री का प्रोफेशनलिज्म के बारे में उन्हें लर्निंग मिलती है, कॉर्पोरेट के वर्क एथिक्स के बारे में उन्हें पता चलता है, फिर एजिलिटी के बारे में उन्हें पता चलता है, उन्हें डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है, उन्हें पंक्चुअलिटी के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए इंटर्नशिप्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो हम भी और एकेडमिया भी इसको प्रमोशन के लिए बड़ा काम कर रहा है कि 4 वीक्स की इंटर्नशिप मस्ट कर लें। अब हम क्या करते हैं, बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट HR के हम MOUs करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि भाई हम आपके बच्चों को इंटर्नशिप भी देंगे जो पढ़ाई के दौरान, और अगर कोई बच्चे पढ़ चुके हैं तो हम उन्हें MTO प्रोग्राम देंगे ताकि बच्चों की सलाहियतों में प्रैक्टिकल जो है ना इजाफा हो सके। और हम इनकरेज कर रहे हैं फैकल्टी को भी कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स दें बच्चों को कि उन्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में मुलाकात का मौका मिले, इंडस्ट्री के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म करने को मिलें, और इस तरीके से ये गैप कम हो सके। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जब हमने 2007 में 2008 में जब हम सोशल मीडिया पढ़ रहे थे और हम जब मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहे थे मास मीडिया में कि ये क्या होती है, तो वो 4-5 लाइनों की डेफिनेशन थी। जब हमने 2010 ऑनवर्ड सोशल मीडिया रन किया तो एक अलग ही दुनिया थी। मैंने कहा ना 2007 में रेडियो की इंडस्ट्री जब आपने देखी हो, आपने टीवी पे काम किया, वो एक डिफरेंट दौर था। और 2010 के बाद आपने एक बिल्कुल अलग चीज़ों के एक्सपीरियंस किया। आज हम जब कोविड के बाद हमने एक और
एक पोस्ट कोविड हमने एक अलग वेव, एक एजिलिटी को एक्सपीरियंस किया। आज आप देखें सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है और जो चीज़ें, मैं फेक न्यूज़ की बात नहीं कर रही, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि कितनी चीज़ें हर एक की रसाई में हैं। तो सारी बातें अब हर चीज़ कॉमन हो जाती है, तो उसके डूज एंड डोंट्स थोड़े से मुश्किल होता है उसको पैरामीटर्स को मेंटेन करना। बट अदरवाइज कितनी तरक्की कर ली। आज ये बोर्ड में आपको बता रही थी कि हमारे 2007 में क्या साइज होता था और आज ये हम 2026 में बैठे में तो कितना कॉम्पैक्ट है। तो इसी तरीके से जो एकेडमिया में किताबें हैं, जो रिसर्च हैं, या जिस तरीके के हवाले हैं, जिस तरीके के रेफरेंसेस हैं, दे ऑल्सो डिमांड कि वो भी अपडेटेड हों चीज़ें। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से एकेडमिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अभी भी है जो वर्क एथिक्स वाली साइड। ज़ाहिर बात है एकेडमिया में इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि वो जीपीए को मेंटेन करने की जंग में सॉफ्ट स्किल्स, वर्क एथिक, लाइफ स्किल्स जो है वो कहीं सब भूल जाते हैं, रह जाते, क्योंकि पढ़ाई भी तो नहीं गई ना। अब मेरे पास जब आते हैं इतने स्टूडेंट्स इस तरीके के, तो मेरा पहला सवाल यही होता है उनके लाइन मैनेजर्स को कि देखें उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। तो आप उनसे ये तो ना कहें कि उन्हें नहीं आता, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी लाइल्मी है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, सिखा दें, सीख जाएं तो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी एडिशन हो जाएगी। नहीं सीखेंगे तो कल को परवरदिगार से हम ये तो कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने इस्तेमाल नहीं की। exactly. और हमने अपॉर्चुनिटी दी भी, देने वाला हाथ भी बने, अगला ले नहीं पाया। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो है आने वाले बच्चों के साथ भी थोड़ा सा उनको सिखाने की कोशिश करें। फिर अगर दोनों तरफ से, और बात मैं आपको बताऊं बड़ी अमेजिंग अवैस, कि बहुत अच्छे जेंजीज भी हैं। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे जेंजी भी, मतलब जो इतने ज़बरदस्त तरीके से इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कि अगर उनको कोई काम, उनको कोई गाइडेंस दी जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जूनियर पोजीशंस पर ही जेंजीज काम करें, बहुत स्मार्ट, इंटेलेक्चुअली अमेजिंग जेंजीज भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जेंजीज आप कहें डिसिप्लिन नहीं हैं या उनमें चैलेंजेस हैं। बहुत बहुत तरीके के बच्चे भी हैं सुलझे हुए, और वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करें। इनोवेशन के भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी हैं, डायनेमिक्स भी समझते हैं, वर्क एथिक्स को भी पिक कर लेते हैं और ग्रूम भी हो रहे हैं। तो आई थिंक इट्स हाउ यू टेक इट। अगर मुझे नज़र आ जाए कि इसमें मेरे लिए बेहतरी है और मैं सीख जाऊं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और ये चॉइस है, आई थिंक पर्सनल चॉइस है। सो अच्छा, इसी पे अगर मैं आपको कनेक्ट करूं, तो आगे आने वाले टाइम में या इस एक साल में देख लें, और जो हमारी यूथ है, तो यकीनन इसी यूथ ने आगे चल के इस मुल्क का सारा हिसाब किताब संभालना है इंशाल्लाह ताला, और एक बेहतरी की तरफ लेके जाना है मुल्क को। तो ऐसी कौन सी 2 या 3 चीज़ें आप इनको एडवाइस करेंगी कि इस पे काम करना शुरू करें, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, जो आगे चल के कॉर्पोरेट को भी बेनिफिट करे और मुल्क को भी बेनिफिट करे? कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि बिजनेस राइटिंग तो परहैप्स चैटजीपीटी की वजह से भी बहुत अच्छी हो गई है, बट जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जब बंदा साथ बैठता है और जब कोई समझा रहा होता है तो समझने की सलाहियत। कम्युनिकेशन इज़ 2 वे, मैं दोबारा कहूँगी, जो मैंने कहा, जो आपने समझा, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो कम्युनिकेशन है, अदरवाइज इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन। अगर 1 वे है तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करें, एक बात, और उसमें इंटरपर्सनल का एलिमेंट ज़्यादा, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मतलब जो हमने कहा आपने भी वही समझा। अगर हमने आपको फीडबैक दिया तो आप फीडबैक को इम्प्रूव कर लें, रादर कि आप उसको किसी और तरीके से। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप के इमोशंस जो है ना वो मतलब न्यूट्रल ही रहें, बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर भी और बहुत बुरी चीज़ के ऊपर भी। कि आप क्या, बाज़ दफ़ा चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम अपने जहन में या अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। तो उस चीज़ों में, इमोशनल रेगुलेशन में, मुझे लगता है कि ये 2 एरियाज़ हैं जो दैट रिक्वायर्स टाइम। चलें अब ज़रा जो लोग हमें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देख रहे हैं और जो लोग रेडियो पे हमें सुन रहे हैं, तो उन तक ये भी बताइए अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कि भाई ये कैसे करें। देखें, सबसे पहले तो अच्छे लोग ढूंढें, सोबत, जैसे हमेशा हमारे ज़माने में भी होती थी। थोड़ा फैकल्टी भी इस तरह से काम कर रही हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देती हैं। बहुत से इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं
अगर आप देखना चाहें तो यूएस काउंसलेट की तरफ से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। लिंकन कॉर्नर एक इदारा है, जगह है, जहाँ पर जाकर आप अपने लिए मुख्तलिफ कोर्सेज़ में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत से लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वो जा के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। उसके अलावा जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कोलैबोरेशन से बहुत जगहों पर एनजीओज़ काम कर रही होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जारी होती हैं। फैकल्टी उनके साथ पहली बात लाइजॉन कर सकती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर भी काम करती है। आप इस तरह के तमाम इदारों के साथ बीइंग एन अकेडमिया अपने ताल्लुकात बना सकते हैं और उनके साथ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इसके अंदर इंगेज कर सकते हैं, आप उनके साथ में ये ट्रेनिंग सेशंस करा सकते हैं। उसके अलावा आप ऐसे मेंटोर्स, जैसे मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने बताया, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आजकल बन रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं जिसके अंदर हर बच्चे को फैकल्टी, कोई और फैकल्टी, मतलब जो उनको पढ़ा रही है वो नहीं, वो कुछ और एक्सपर्ट्स उनके साथ दिए जाएं, क्योंकि उनके साथ उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, तो वो बायस्ड भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि कुछ ऐसे लोग और भी अदर देन द यूनिवर्सिटीज, जी जी, जो हमारी तालीमी इदारे हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये आपको मेंटर्स मिल जाएं, सीनियर्स मिल जाएं, देखिए और आपको गाइड कर सकें। लिंक्डइन बहुत अच्छा एक स्पेस है जहाँ के थ्रू आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एंड देखें, आपकी कमियां पहले तो आपको बतानी चाहिए, यू नो। और एक्सेप्टेंस, एक जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशन इंटेलिजेंस, एक 2 पॉइंट है। तीसरा है एक्सेप्टेंस। पहले अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या एरियाज हैं जिनकी मुझे डेवलपमेंट चाहिए, तो कैसे होगी, कैसे करेंगे? तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी मेंटोर के पास जाएंगे भी, तो जो आप में खामियां होंगी वो उसकी स्ट्रेंथ होंगी। दिस इज़ हाउ इक्वेशन सेट्स इन। हमेशा टीम्स कैसे बनती हैं, वैसे आपकी कोई कमी, किसी की कोई स्ट्रेंथ होगी। सही बात है। दिस इज़ हाउ टीम्स वर्क। तो मेंटोरिंग भी आप उसी चीज़ की ले सकते हैं जब आपको पता हो। तो ऐसे मेंटोर्स को आप ढूंढें जिनको आप रेजोनेट करते हैं, जिनके साथ आप फील करते हैं कनेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, बट फॉर एग्जांपल किसी एक के लिए मैं फिट ना हूँ। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी होती ना। तो अब वो लोग, लाइक माइंडेड लोग ढूंढें जिनके साथ आप जो है जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम शेयर भी कर देंगे, कि बहुत से इदारे हैं जो हर इतवार को एक ऐसे सेशंस, ब्रेकफास्ट सेशंस होल्ड करते हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं और बाकी लोग उसके अंदर अपने आप को साइन अप्स करा सकते हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो वीकडेज में ऐसे प्रोग्राम्स कराते हैं जिनमें इस तरह के मेंटोर्स होते हैं, उनकी टॉक अरेंज होती है और उनके सेशंस होते हैं। उसके अलावा टोस्ट मास्टर का अगर आपने नाम सुना हो, तो ये बहुत ही एक अच्छा जो है एक जगह है जहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और हर हफ्ते वहाँ पर क्लास होती है और आप उसके ऊपर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप इस तरह के लोगों में उठना बैठना सीखते हैं, आपको पता है लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, इस तरह के प्रोग्रामों में वॉलंटियर करें। हमेशा घर से बैठे ऑनलाइन चीज़ों से चीज़ें नहीं होती। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का आपको याद होगा, वैसे हमारे ज़माने में नंबर हुआ करते थे। Exactly. ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करने में, आपको नए लोगों से मिलने में। जब आप इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कहाँ आपके अंदर कमी है। वाहिद एरिया होता था जिसमें मेरे पूरे नंबर आते थे। दिस इज द रीजन व्हाई माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द लीडिंग ट्रेनर्स इन द इंडस्ट्री नाउअडेज। तो अगर इस वजह से आपने वो सब ना किया होता, तो आज आप जिस तरीके से शोबे में वाबस्ता हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग और इस तरीके से, ये कैसे हम फिलबदी बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से टोस्ट मास्टर है, लिंकन कॉर्नर है। अगर आपने ये देखा हो, फेरियर हॉल के पास भी इनकी ब्रांच है, नेशनल हॉस्पिटल के सामने भी इनकी ब्रांचेस है। हाँ, लेकिन आप इसको फिजिकल करें। अगेन, आप फिजिकल इंटरेक्शन को प्रमोट करें ताकि आपको गैप्स नजर आए। दोस्तों से भी जब आप मुलाकात करते हैं ना, उसमें भी अगर आप फिजिकल इंटरेक्शन आपकी होती है, आप इन पर्सन मिलते हैं, तो आप पता चलता है यार इसने मुझे ये कह दिया, मैंने इसको ये कह दिया। जवाब इस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, आप झगड़ों में नहीं बसते। आप वहाँ पे लेते हैं, मेरी तो ज़िंदगी का उसूल है कि मैं 2 तरीके से सिचुएशन को लेती हूँ, या तो लेसन लेती हूँ या फिर लर्निंग लेती हूँ। लेसन हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो लर्निंग, अगली बार मैं सीख लूँगी उससे और नहीं करूँगी। इंसान हमेशा अपने आप को लर्निंग वाले जोन्स के ऊपर रखेगा तो उसकी तरक्की ज़ामिन होगी। और बाकी ये है कि ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स अब जगह जगह हैं। बहुत सारे ऐसे जूनियर यंग लीडर कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा नाम है कि अगर आपके बच्चे 16 साल से 19 साल के उम्र तक के हैं, तो उनको आप इस तरह की जूनियर यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बनाएं। उसके जो पैसे हैं उसके लिए आप स्पॉन्सरशिप ढूंढें। फॉर एग्जांपल जो
बड़े बच्चे हैं 17-18 साल से उम्र, वो जो है यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बने। उसके अलावा जितने भी सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ब्रिटिश काउंसिल के एक ज़माने में एक्टिव सिटीजनशिप होता था, उस तरह के प्रोग्राम्स का पार्ट बने। इस तरीके से इदारों के साथ जुड़ें जो वॉल्टियर प्रोग्राम कराते हैं, जैसे SIUT वगैरह जो हैं, जिना है, उस तरह के हॉस्पिटल में जाके आप जो मैं आपकी बात समझूं अगर, तो आप एक पूरी वैल्यू चेन डिज़ाइन करना का बता रही हैं कि आपको सबसे पहले गैप आइडेंटिफाई करना है, उससे एसोसिएटेड लोगों और इदारों से जुड़ना है, अपने उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे काम करना है और देन इम्प्रूवमेंट लाना है, एंड देन फिर ये पूरा साइकिल रिपीट होगा। देखिए, एक्सपीरियंस की इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं लाख आपको किताबें पढ़ लूँ, मैं कह रही हूँ ना, बच्चे इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग है, बच्चे इंटेलेक्चुअली बहुत जानते हैं। ये वाहिद जो है जनरेशन है जो मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन है। तालीम की इनमें कोई कमी नहीं है, या एजुकेशन का इनको कोई फुकदान नहीं है। इनको फुकदान है इंटरेक्शंस का, इनको फुकदान है इन पर्सन गैदरिंग्स का, जिसकी वजह से सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से लाइफ स्किल्स डेवलप होंगे। अब एक शख्स जो कमरे में बैठा हुआ है, वो किस तरीके से अपने इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करेगा? वो दूसरे से इन कम्युनिकेशन आएगा तो वो जो है कम्युनिकेशन डेवलप कर पाएगा ना। वो इमोशंस को कैसे स्टडी कर पाएगा? जब वो इमोशंस को जो है, जैसे हम लाइफ, आपको जैसे इल्म है कि हम लाइफ कोचिंग भी करते हैं, लोग अपने मसाइल के साथ आते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप यकीन जानें कि अक्सर औकात जो उनके वर्क प्लेसेस के प्रॉब्लम होते हैं, उसकी स्टेम कोई इमोशन होता है। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि जो ट्रॉमाज है ना, वो कहीं ना किसी इमोशन को जो है ना, उसकी अनफुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब हम लाइफ कोचिंग कर रहे होते हैं लोगों को, और जब लोग अपनी वर्क प्लेस की प्रॉब्लम बताते हैं, तो फिर हम जब उन्हें कनेक्ट करके उनका सोल्यूशन देते हैं, तो वो तो कहते हैं ये तो इतनी आसान बात है। तो बातें कोई मुश्किल नहीं है, लर्निंग भी आसान है, वसाइल भी अवेलेबल है इनके पास। तो जनरेशन Z के पास तो मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस इनको राइट पीपल को तलाश करके उसके साथ लर्निंग लेनी है। और इमोशनल रेगुलेशंस कैसे होती है, हमारी इमोशनल रेगुलेशंस कैसे हुई? हमें भी तो माजी में मेंटोर्स रहे, हमारे भी तो सीनियर्स थे जो हमें गाइड करते थे। हम मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में जो है अपने आप को रजिस्टर करते थे। मेरी खुद की जो है मेंटोर आज भी वो पोर्चुगाल में रहती हैं। मेरी आज भी उनसे उसी तरीके से जैसे मैं शुरू में उनके साथ मेंटोरिंग शुरू की थी, आज ही मुझे कोई डिफ़िकल्टी होती है, मुझे लगता है मेरे विमेन इन लीडरशिप के रोल में केटिया ग्रेशियर का हाथ है, बिकॉज शी वॉज माई मेंटोर एंड शी मेड मी अंडरस्टैंड। बिकॉज हमेशा मेल मेंटोर्स रहना और उसके बाद फीमेल मेंटोर का आपकी ज़िंदगी में आना। हालांकि मैं एक फ़ीमेल थी, हमेशा मेल मेंटोर्स अगर आपके रहे होंगे तो वो जर्नी में आपको एम्बिशियस सिखाते होंगे। मेरी एक बहुत ही सीनियर थे जो CEO थे इंडियन पेडियाट्री, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कहा कि सिद्रा, यू गॉट अ पाकिस्तान लीडरशिप रोल, यू बिकम पाकिस्तान हेड फॉर द बिजनेस, बट डू नॉट लेट योर फेमिनिज्म डाई। क्योंकि हमेशा से हमने जो अपने से ऊपर लोग देखे वो तो मेल थे इंडस्ट्री के अंदर। कितनी हमारे पास फीमेल्स जो थी वो थी जिनको हम लुक अप टू कर सकते थे। उसके बाद हम अब देखते हैं कि हमारे पास जैसे सदफ आतिफ जैसे नाम हैं जो CEO HRSG, मतलब मल्टी नेशनल में वाहिद CEO फीमेल। हमारे चैलेंजेस ही और हैं। हम मेल तो साइड से डिफ़िकल्टी होती है, हमें जूनियर फीमेल साइड से भी डिफ़िकल्टी होती है। वो भी हमारे साथ जो है ना, उतना रवैया हमारे साथ डिफरेंट होता है, हालांकि हम लीडरशिप रोल्स पर होते हैं। तो ये वाला जो चैलेंज है, ये हमने कैसे सीखा, एथिकल लीडरशिप कैसे सीखी, कि अगर हम आज बैठे हैं तो शॉर्टकट ना लें, किसी फीमेल को नीचे करना और मेल्स के साथ जुड़ जाना, पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाना, ये एथिकल लीडरशिप का पार्ट नहीं। लोग क्या देखते हैं, शॉर्टकट। हमें शायद मेल से तो प्रॉब्लम जनरेट होती ही है, लेकिन फीमेल्स भी क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स का ना होना। अगर आप उन्हें बताएं कि एक चीज़ तरीके से हो सकती है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तो उसके अंदर शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट देखें, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें, कोई मसला नहीं है, बट ये भी तो देखें कि विन विन सिचुएशन रहे। आपकी जो स्टैम्प होता है इमोशन, जो भी रूट से आपका थॉट स्टैम्प होता है, एक इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को डाइल्यूट करने के लिए आपको 7 से 12 आप पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। आप कोशिश ही नहीं करते उस नेगेटिव सिचुएशन को एड्रेस करने की, उस नेगेटिव इमोशंस को एड्रेस करने की। इसकी वजह से आपको जो भी दुनिया नज़र आती है वो नेगेटिव होती है, आप जो भी परसीव करते हैं वो नेगेटिव होता है। अगला बंदा आपको एफर्ट्स कर रहा है, डेवलप कर रहा है, आप कह रहे हैं कितना सख्त है,
क्योंकि परसीव आपने जो चश्मा लगाया है दुनिया आपको इस तरीके से नजर आती है, हमें तो कुछ Exactly. बुरा नहीं लगता। क्या हमारे साथ जिंदगी में हालात वाकयात नहीं होंगे, लेकिन वही वाली बात है आप उसे परसीव कैसे करते हैं। और परसीव का बहुत बहुत ताल्लुक आपकी एक्सेप्टेंस से है, आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से है, आपके इमोशनल रेगुलेशन से है। तो जो आजकल टॉक्सिक है, मास्किंग है, ये तो आपके देखने का नजरिया है। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सही बात। आपकी आंख क्या देखना चाहती है, हम वैसे दिखते हैं, बुरे को बुरा दिखते हैं, अच्छे को अच्छा दिखते हैं। अब जो आप देख लें, तो ये वाले जो एरियाज है ना, उसके लिए आपको अच्छे लोगों में बैठना पड़ेगा। ये चीज भी वक्त के साथ साथ और तजुर्बे के साथ साथ आती है। हाँ, अच्छे लोगों की सोबत जो है वो चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप बैठे हैं, खुशबू वाली जगह पे बैठेंगे तो आपके अंदर से खुशबू आएगी। अब ये जो जनरेशन है हमारी, ये जब ऑफिस का, कॉर्पोरेट का पार्ट बनती है, दे कम अप विद सम एक्सपेक्टेशंस। और ये सेम, तो मैं चाहूँगा एक तो आप उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या इनकी एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद दिस ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सम टाइम। और सेम जो कॉर्पोरेट की एक्सपेक्टेशन है इस एज ग्रुप से, व्हेन दे ऑफर देम अ रोल, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और जब इनका क्लैश होता है तो फिर क्या सीन होता है। तो ताकि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी ज़रा सी बना सकें कि किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को प्रमोट करना है। देखिए, जब कॉर्पोरेट इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करती है और इन तरह न्यू जनरेशन को बिजनेस का पार्ट बनाना चाहती है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये क्लियर है कि वो लोग एजुकेटेड हैं बट स्किल्स वो लैक करते होंगे, तो हम उन्हें सिखा देंगे। बस उनमें एक चीज़ होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी। अगर वो सीखने को तैयार हैं तो हम सिखाने को तैयार हैं। ये एक्सपेक्टेशन होती है। हम ये बिल्कुल नहीं देखते कि उन्हें ये स्किल पहले से आना चाहिए। हम सिर्फ ये देखते हैं क्या उनमें चाहत है स्किल सीखने की। अगर हमें वो चाहत नज़र आती है ना, तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देने में बिल्कुल इंतज़ार नहीं करते। ये होती है कॉर्पोरेट की एक्सपेक्टेशन कि चाहत है, स्किल है, सिखाएंगे, सीख जाएंगे और हमें फास्ट रिजल्ट्स देंगे। ये कॉर्पोरेट की एक्सपेक्टेशन होती है जब हम मार्केट करते हैं पोजीशन। इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सैलरी ज़्यादा हो, जितने लोग हैं उससे ज़्यादा ही हो, और जो है उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर जो है हमें 8 आवर्स वर्किंग के बजाय हमें बार बार ब्रेक्स दी जाएं, फिर हम जितने बजे भी आएँ हमसे पूछा ना जाए। तो ये वाली चीज़ें ना, चीज़ों में फिर जो है ना डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर आपसे पूछा ना जाए, मतलब पूछा ना जाए आपको काम देने के बाद। अब या तो इसका तरीका क्या होता है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बॉस मुझसे ना पूछे कि क्या मैंने किया, मैं उससे पहले, उसके पूछने से पहले वो काम सबमिट करा दूँ, और ABC जो है काम के साथ, ताकि अगर उसे A वर्जन समझना है, B वर्जन समझना है, C वर्जन ना समझ आए, तो उसके पास मुझे देने को फीडबैक हो। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 5 तारीख को अगर काम सबमिट कराना है तो 5 तारीख फाइनल डे है। आपको कम से कम 31 तारीख को तो ड्राफ्ट देना होगा पहला, ताकि आपको बैक एंड फोर्थ होने का टाइम मिले और उसके अंदर जो चेंजेस हो तो 5 तारीख तक चीज़ें तैयार हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होती तो फिर हम उन्हें बुलाते हैं, हम काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेप में हम अटेंडेंस सामने रखते हैं और फिर उसको हाईलाइट करते हैं कि देखो ये अटेंडेंस है, इसको देख लो। फिर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, देखिए माइक्रो मैनेज मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोई भी किसी को नहीं करना चाहता। आप मजबूर करते हैं अगले को कि वो आपको माइक्रो मैनेज करे। वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि जो है आप अपना काम खुद ही सबमिट करा दें, आप ड्राफ्ट खुद ही रिव्यू करवा लें, आप खुद ही फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर दें। ठीक है, जब आप ये सब नहीं करेंगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा शाम को जाने से पहले मुझे बताओ तुमने क्या काम किए। टास्क सुबह बताओ कि तुम्हारे आज की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और मुझसे वो प्रायोरिटीज़ ले लो। ठीक है, और शाम को मुझे बताओ उसमें से कितना काम हुआ, कितना रहता है, उसके पीछे क्या वजूहात है। तो यार आप ये खुद ही बता देते तो बॉस टॉक्सिक ना लगता। बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि हम डिसिप्लिन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो देखें एट द एंड ऑफ द डे एक और बात हम जो अक्सर फिर हमें मजबूरन कहनी पड़ती है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग चलती है, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर एज वेल, बिकॉज दे आर गिविंग यू मनी एट द एंड ऑफ द डे। पैसा मिल रहा है आपको किसी सर्विसेज के अगेंस्ट, किसी स्किल सेट के अगेंस्ट, लेकिन उसकी डिलीवरेबल्स कहाँ हैं? अगर डिलीवरेबल्स नहीं होंगे तो चाहते ना जाते अवैस
दो बर्तन होते हैं तो वो वैसे ही खनकते हैं। अगर उसमें परफॉर्मेंस का गैप आ जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो नेचुरली परफॉर्मेंस भी नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस नहीं है उसके पीछे जाएँ तो डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन के पीछे जाएँ तो पंचुअलिटी नहीं है, पंचुअलिटी के पीछे जाएँ तो अटेंडेंस नहीं है, उसके पीछे जाएँ तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आपको लगता है एक छोड़ेंगे दूसरी मिल जाएगी, दूसरे छोड़ेंगे तीसरी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, उससे अच्छी मिल जाएगी, आई अग्री, बट उससे आपकी पर्सनालिटी नहीं डेवलप होगी, आपका डिसिप्लिन नहीं डेवलप होगा, आपका वर्क एथिक्स नहीं डेवलप होगा। पैसे शायद आपको मिल जाएं, आपको बहुत सारे कनेक्शंस भी मिल जाएं, बट अगर वर्क प्लेस एथिक्स ना ही मिले तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर आपको जो हार्डवेयर लेना पड़ेगा ना, वो बेहतर है कि आप पहले ही लेकर चीजें ठीक कर लें, शुरू में पेन जरा सा हाँ, ले लें और अपना और आगे आने स्ट्रक्चर वाला कर वक्त जो लें, है ना हाँ, वो जरा पुरसुकून सुहाना बना और लें। पुरसुकून। वरना यही चीज आपको जब मिडिल एज में मिलेगी तो फिर आपको मुसीबत होगी, क्योंकि फिर तो हम ईगो में भी आ जाते हैं ना, फिर तो हमारी अना भी हमें बीमार कर देती है, अना के मरीज बन जाते हैं, फिर तो हम फीडबैक नहीं ले सकेंगे। छोटे हैं तो फीडबैक फिर भी ले सकेंगे, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे ये फीडबैक ले पाएंगे। और अल्लाह पाक ऐसा वक्त ही ना लाए आप पे, हमेशा आपको अच्छे ऐसे लोग मिले, अच्छे तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल आपको पूछे ही ना कि आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छे क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अच्छे अच्छे का प्रोग्राम ये है कि अच्छा इज अ सब्जेक्टिव। मैंने कहा ना कि जिसने जिस नजर से देखा उसने वैसा पाया, जिसने जैसा बरता उसको वैसा मिला, तो अच्छा तो सब्जेक्टिव हो जाएगा ना। अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, मैं सर बहुत इनकी क्लास हो गई ना आज, तो मैं ज़रा सा चाह रहा हूँ कि इनको थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल जाए फॉर द जॉब सीकिंग और नौकरी तलाश करने के हवाले से। बाय द टाइम दे ग्रेजुएट एंड देन कुछ लोग होते हैं जिनको 2-3 महीने में जॉब मिल जाती है, कुछ होते हैं 6-7 महीने का टाइम पीरियड चला जाता है, और कुछ बेचारे इससे भी लंबे जाते हैं, और ये टाइम बड़ा पेनफुल होता है। सही कह रहे हैं। पीयर प्रेशर आ रहा होता है, फैमिली प्रेशर आ रहा होता है, और आपके जो ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस है, एक मोरल है, इट गोज डाउन, और बहुत स्पीड के साथ जा रहा होता है। इस टाइम को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकती है ये यूथ हमारी? देखिए, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ले लें, काफ़ी ऑनलाइन फाइवर अपवर्क के ऊपर काम मिल रहा होता है, उसको यूटिलाइज करें। अगेन जो है मैकेंजी का फॉरवर्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स इस तरह के हो रहे होते हैं, हार्वर्ड के प्रोग्राम्स ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे होते हैं, स्टैनफोर्ड के सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब से स्किल सेट सीख लें। तो इन जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, देखिए अल्लाह पाक ने अगर कोई चीज़ आपको दी ना तो वैसी नहीं दी होगी। अगर आपकी उस वक्त में जॉब नहीं हो रही तो ये भरपूर मौका है आपके लिए कि आप सीख लें वो स्किल, वो एटीट्यूड, वो एबिलिटी। देखें बच्चों, थोड़ा सा चीज़ों को ना एक्सेप्ट भी करें। अगर आप में वो स्किल और सलाहियतें होती जो कॉर्पोरेट को चाहिए होती तो आपकी भी नौकरी लग चुकी होती। मैं तो हमेशा एक बात की कायल हूँ कि जब पड़ी अपनी बुराइयों पे नज़र तो नज़र में कोई बुरा ना रहा। तो अपने ऊपर देखें कि अगर आप में सलाहियतें हैं और आप इतने बेस्ट हैं तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, और अगर आपको नौकरी मिल गई तो आप उस पर रुक क्यों नहीं सके, टिक के काम क्यों नहीं कर सके। तो ये एक आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ लर्निंग है। तो इन तमाम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें। अगर अंग्रेज़ी नहीं आती, जो लोगों को प्रॉब्लम है, वो अंग्रेज़ी BBC इंग्लिश ऑनलाइन टूल है, उसके ज़रिए, या कोई एप्लीकेशन को ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लें, उसके ज़रिए आप स्पीकिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करें। वो आप बोलते हैं, वो भी आगे से बोलता है, तो स्पीकिंग आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। आईने में खड़े होकर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ आप लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोस्ट मास्टर जैसे जो जगहें हैं उधर साइन अप करें ताकि आपको प्रैक्टिस का मौका मिल जाए, बिकॉज इट्स अ 2-वे थिंग। अगर आपकी एनालिटिक्स वीक है तो कोशिश करें कि इस तरीके के आप डैशबोर्डिंग थोड़ी सी सीखें, थोड़ी एक्सेल वगैरह के ऊपर अपनी हाथ साफ कर लें। देखें, हो सकता है अगर आपकी एनालिसिस वीक है ना, तो आप उसको बेहतर करने के लिए क्या करें, नंबर्स को देखें, नंबर्स कैसे बात करते हैं, नंबर्स की ट्रेजेक्ट्री कैसे है। जब आप थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, आप रिलेशनशिप देखना शुरू करेंगे नंबर्स की, ग्राफ्स के साथ, और उसकी प्रेजेंटेशन देखना शुरू करेंगे, थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। एक्सेल, जिन लोगों को स्पोकन में काम नहीं करना, उनका स्किल नहीं है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में फॉर्म्स तरतीब देना, शीट्स तरतीब देना, प्रोग्राम्स डाइल्यूट करना, बैक एंड वर्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ ना कर सकें और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो एक स्किल है जो बहुत रेयर है और जो है बहुत डिमांडिंग है, वो है एक्सेल का स्किल। एक्सेल के शॉर्टकट्स के ऊपर प्रैक्टिकल आप लर्निंग्स लाएं
और उसको डैशबोर्डिंग तक लेके जाएं। देखिए, अगर आपके पास पावर बीआई की सहूलत है मौजूद तो बहुत अच्छी बात है। कंपनीज में आपके लिए एडेड स्किल ही होगा, क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन आ गई होगी, डेटा विजुअलाइजेशन से आपने समझ लिया होगा, डेटा की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो चाहे आप कोई भी टूल यूज़ करें आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक्सेल जो ऐसा स्किल है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वर्ड और पावर पॉइंट के ऊपर तो अपनी ग्रिप ले लेते हैं अमूमी तौर पर, लेकिन 97% बच्चे, मतलब ये रफली मैं आपसे कह रही हूँ कि वर्ड और पावर पॉइंट स्किल्स के ऊपर अपना जो है पावर ले लेते हैं, बट एक्सेल को निगलेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नंबर समझ नहीं आता, बी उन्हें एनालिसिस समझ नहीं आता। इससे बहुत फ़ायदा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, जो बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क में जिसकी रिक्वायरमेंट है, या ऑफिस का जो स्किल आप कह लें वो एक्सेल से शुरू होता है। वर्ड, अगर आपको एक्सेल आता है तो वर्ड पावर पॉइंट आप फिर भी निस्बतन जल्दी सीख जाओगे। तो ये स्किल सेट के ऊपर अगर आप लोग काम कर लें, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने आपसे कहा, आप खुद से अपने आप को कोई एक्स्ट्रा टॉपिक दें फिलबदी और उसके ऊपर कोई बात करें, और कोशिश करें मुस्बत बात करें, ताकि आपकी ब्रेन भी थोड़ी सही तरीके से वर्कआउट करे, पॉजिटिव तरीके से वर्कआउट करे। दूसरा, उस बात को लिखने की कोशिश करें, जर्नलिंग, ताकि जो बात आपने बोली है वो ही बात आप लिखें। तो इमोशंस की भी आपको समझ आएगी कि जो मैंने बोला था मैंने वही लिखा। फिर उसको एक्सेप्टेंस करने के लिए उसकी प्रैक्टिस भी करें। जब आप लोगों से मिलें तो कोशिश करें कि अगर कोई बुरा बात कहनी भी है या बुरा जुमला आ भी रहा है तो उसको रोक लें। मैं ये नहीं कह रही 100% होएगा या 100% हो सकता है, बट कोशिश तो की जा सकती है। इसी तरीके से आप वर्ड पावर पॉइंट के स्किल्स के ऊपर गौर करें, टोस्ट मास्टर, ऑनलाइन, फाइवर, अपवर्क के ऊपर काम करें, लिंक्डइन पर आप अपना प्रोफाइल बनाएं। अगर आपको सीवी नहीं बनाने आती, आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते रहें, तो वो ऑटोमेटिकली फाइनल सूरत में आपको लिंक्डइन दे देगा। इंडीड एक और जो है वो है वेबसाइट, उसके ऊपर जाएं, रोजी पीके, उसके ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगेन, जब आपको जॉब नहीं मिल रही, प्लीज़ आप किसी ना किसी से अपनी सीवी को रिव्यू करा लें। मॉक इंटरव्यूज़ जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी अब हम करते हैं, तो फाइनल ईयर के बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज करे जाते हैं ताकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएँ और उनसे मॉक इंटरव्यूज़ लें। तो इस तरह इंटरव्यूज़ में आप अपने आप को मॉक इंटरव्यूज़ में पेश करें, ताकि जो आपका गाइड है, जो भी आपका जो सुनने वाला है इंटरव्यू, वो आपको गाइड कर सके कि व्हाट आर द एरियाज दैट यू नीड टू इम्प्रूव। और अगर आप अपनी, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के साथ बैठें और समझें कि व्हाट आर द एरियाज दैट आई कैन वर्क ऑन। फॉर एग्जांपल, 3 स्ट्रेंथ क्या है आपकी, 3 वीकनेसेस क्या हैं। खुदा न खास्ता वीकनेसेस का मतलब कोई कमी नहीं है, उसका मतलब है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और उसके ऊपर अपना कोई ट्रेजेक्ट्री बना लें कि भाई एक हफ्ते में मुझे ये चीज़ जो है मुकम्मल करनी है, दूसरे हफ्ते में मैं ये करूँगा, तीसरे हफ्ते में ये करूँगा। कुछ नहीं कर सकते तो चैट जीपीटी आजकल आपको बता देता है कि भाई ये तुम्हारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, इसके ऊपर आप जो है अपनी इम्प्रूवमेंट प्लान करो। तो जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, जब वही शख्सियत जब बैठे हुई होगी, तो वो एक लोग कहते हैं ना, जाते ही आप महफिल सारी आपकी तरफ तवज्जो कर लेगी, और जब आप बोलेंगे तो आपकी हर बात से एक अक्लमंदी और एक हुनर और एक आर्टिकुलेशन निकलेगी। वो कैसे होगी? प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर एनीथिंग दैट यू थिंक इज मिसिंग और एनीबडी हैज एडवाइज्ड यू। एक जौहरी विंडो एक टेक्निक भी होती है जिसके थ्रू आप अपने आप को बेहतर देख सकते हैं। अपने आप को सेल्फ रिकॉर्ड करें, कैमरा सबके पास है। अगर आप अपने आप को वीडियो कैमरा ऑन करके अपने से जो भी आप एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहे हैं उसको देखेंगे ना कि वो कैसे आप बोल रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट का आपको मौका मिल सकता है। अच्छा, चलिए बिल्कुल लास्ट के हमें 3-4 मिनट हैं। तो जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस टाइप के एंट्री लेवल के लिए बुलाते हैं बच्चों को इंटरव्यूज़ के लिए, बीइंग HR, तो एंड स्पेशली फॉर दोस्त हु डोंट हैव द एक्सपीरियंस, तो यकीनन स्किल्स देख रहे होते होंगे। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो CV से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग उसको पार्ट बनाते हैं इंटरव्यू का? मैथमेटिकल स्किल्स जो आपको आगे जाके एनालिटिकल स्किल्स में देते हैं, तो जो बचपन में आपने रेशियोज पढ़े होंगे, आपने परसेंटेजेस पढ़ी होंगी, ये तमाम चीज़ों का एक क्विक, देखिए, एक IQ देखा जाता है और एक EQ देखा जाता है। अगर आप कभी ऑनलाइन अपने आप को सेल्फ असेसमेंट भी करें ना, तो आज मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से जो देख रहे हो, जाएं और जाके अपना IQ टेस्ट करें और जाएं और जाके अपना EQ टेस्ट करें।
तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चल जाएगा कि व्हाट आर द एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन। तो ऑनलाइन जब भी बच्चे आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी होती है, कि एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स होता है, उसके अंदर इंग्लिश होता है, उसके अंदर सिचुएशन बेस्ड सवालात होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, ताकि हम देख सकें कि आप में रिसीविंग करने की कितनी सलाहियत है, सिचुएशंस को समझने की। और उसके अलावा जो है आप अपने आप को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं EQ में, कि इमोशनल रेगुलेशन को, अपने इमोशनल क्वेश्चन को देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें। हर बात हर वक्त करने की नहीं है, और ज़रूरी नहीं है सच उगल दिया जाए, सच कहा जाता है, सच को समेटा जाता है, मारा नहीं जाता। तो हम कितने सच्चे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस बात को किस तरीके से कह रहे हैं कि वो नागवार ना गुजरे या उसमें बात हो और दूसरों की खामियां ना निकालें। हमें ना बताएं कि हम इस अगर एज में पहुंच गए तो हम कितने हैं और क्या, इसके बजाय आप इस चीज़ पर तवज्जो दें कि आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करें, मॉक एंड IQ टेस्ट ऑलरेडी मिल जाते हैं, वो आपका एप्टीट्यूड देखते हैं। एप्टीट्यूड कैसे निकलेगा? मैथ्स, इंग्लिश और आपके जनरल नॉलेज से। केस स्टडीज़ उसमें होंगी ताकि आपकी सिचुएशन बेस्ड असेसमेंट की जा सके कि आप चीज़ों को कैसे परखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे। बस जब उसके बाद आपको नौकरी मिल जाए तो ग्रैटिट्यूड में रहें, खुदा का शुक्र भेजें कि जो है ये ज़िंदगी जो आपको मिली है, ये अपॉर्चुनिटी किसी और को भी मिल सकती थी, लेकिन परवरदिगार ने चूज़ किया आपको। तो आप पर फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो परवरदिगार भी बार बार नेमतें नहीं देता। तो ये वाली चीज़ आपको मदद करेगी जॉब के साथ लॉयल होने में, वर्क एथिक्स को मेंटेन करने में और डिसिप्लिन इम्प्रूव करने में। देखिए, सूरज हमेशा सुबह ही निकलता है, कभी 10 बजे दोपहर को सूरज, या दोपहर 10 बजे, हमारे ज़माने में तो दोपहर ही समझ आती थी 10 बजे को। लेकिन आप सोचें कि 5 बजे सूरज ना निकले और कहे आज मैं तो 10 बजे निकलूँगा, तो सुबह क्या 10 बजे होगी? तो हमारे चाहने से या हमारे समझने से कुछ नहीं होता। कुदरत के कानून में कुछ चीज़ें एम्बेड हैं, और अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुदरत के उसूलों के मुताबिक एम्बेड करेंगे, उसके साथ ट्यून इन करेंगे, तो हमें ज़्यादा जो है शुक्रगुजारी भी मिलेगी, हमें सुकून भी मिलेगा और हमें लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मेंटल पीस या जो है आपकी ज़िंदगी के सुकून का जो ताल्लुक़ है वो ट्यूनिंग ऑफ नेचर से है, तो उससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सुबह उठेंगे तो ऑटोमेटिकली, सुबह आपको पता है, याद होगा बचपन में सबको कहते थे नहा के जाओ, क्योंकि जो कोल्ड बात है दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म बेटर, एंड कोल्ड हॉट शावर हेल्प्स यू टू रिलैक्स। तो क्यों हम कहते थे सुबह के वक्त, आपको दादियाँ अगर याद हो बचपन में नहीं कहते थे स्कूल जाने से पहले सब बच्चे नहा के जाएंगे, स्कूल भी कहता था कि सब बच्चे सुबह आएंगे। तो एक्टिव कौन बच्चे होते हैं? जो सुबह नहा के आते हैं, जो साफ़ सुथरे रहते हैं। वापस आके जब आप नहाते थे तो आपको याद होगा फिर आप थोड़े गर्म पानी से नहाते थे। तो उसकी वजह यही, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, आपकी लाइफ स्किल्स बेहतर होंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा, आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे होंगे, आप इंजॉय करेंगे लाइफ को, क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर बात है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलनेस उसके अंदर शामिल है। एक क्वेश्चन आप जो HR वाले हैं ना, ये अक्सर पूछ रहे होते हैं और एंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा इसका जिक्र होता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आई थिंक अगर देखा जाए तो ये पूरी एक आपकी जर्नी, और आप इसमें बहुत आसानी से उस रोल के हिसाब से, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने बिजनेस को और अपनी ज़ात को फिट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा क्विकली एक इसका ज़रा सा रिव्यू दे दें कि ऐसे डाल दें। टेल मी अबाउट योर सेल्फ बेहतरीन है। अगर आपकी खुद से शनासाई होगी तो एलिवेटर पिच एक लफ्ज़ होता है, उसको आप गूगल कीजिएगा, मेरी वीडियोस भी है इस हवाले से कि हाउ टू मेक एन एलिवेटर पिच। 3 तरह से एलिवेटर पिच बनती है, 30 सेकंड की बनती है, 1 मिनट की बनती है और 3 मिनट की बनती है। 30 सेकंड में आप अपना तारुफ कैसे करा सकते हैं, 1 मिनट में अपना तारुफ कितना कराना है और 3 मिनट में अपना तारुफ कैसे कराना है। उसमें आपका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, आपका जर्नी, आपका एम, आपका इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन और आप जो है आपका वर्क एथिक्स, ये सब आपको उस एलिवेटर पिच में सुमोना होता है ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने इंट्रोड्यूस करा दें। और यहीं से हम तय कर लेते हैं कि ये बच्चा हमारे साथ, या ये जो रिसोर्स है, ये कैंडिडेट हम किस तरह से अपने पास रखेंगे। चलें, ज़बरदस्त। तो थैंक यू सिद्रा। और ये था जनाब आज का नेविगेटिंग टुमारो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इस हवाले से अगर कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, तो आप हमारे
सोशल मीडिया पे यकीनन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सीखने की चाहत हो तो वहाँ पे लिख सकते हैं और यकीनन बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे मदद के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ करते हैं आज का प्रोग्राम का इख्तिताम, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत और आफ़ियत से रखे। जो सानिया कराची में पिछले दिनों पेश आया, उसमें जो लोग अपनी जान से गए, सिंध पुलिस FM के प्लेटफॉर्म से हम उनके साथ हैं और हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को याद भी रखा जाए, ऐसे लोगों का साथ भी दिया जाए। और इस शहर का दुआ है कि इस शहर को ऐसे सानियात से और ऐसी आफात से महफूज रखें अल्लाह पाक। अपने शहर का, अपने लोगों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।